Hi students, I'm Suraj and let's start with the solution for your chemistry section of your PSET paper. Okay, let's start with question number 16. आपसे बोला गया है यहाँ पे which of the following reactions represent a displacement reaction. अब ये clearly हम देख सकते हैं यहाँ पे चार options में कि in the first reaction copper is reacting with silver nitrate और वो बना रहा है copper nitrate and silver deposit हो जा रहा है. तो यहाँ पे copper is displacing silver, but in all the other options, if you check, all the other options are examples of double displacement reaction. Since the question demands us to identify the displacement reaction, हमारा answer होना चाहिए option number A. Coming to the second question. Question number 17. बोला गया है a metal X reacts with cold water violently, liberating hydrogen gas and forming a compound Y that turns red litmus blue. Okay. अब X अगर कोल्ड वाटर के साथ भी वायलेंटली रिएक्ट कर रहा है तो दैट गिव्स अस वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच सेज दैट X हैज टू बी हाईली रिएक्टिव, अ हाईली रिएक्टिव मेटल, क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल्स ही कोल्ड वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट कर सकते हैं. एंड हाईली रिएक्टिव मेटल्स मतलब इट मस्ट बिलोंग टू ग्रुप 1 इन द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में जो अल्कली मेटल्स होते हैं वही हाईली रिएक्टिव होते हैं जो कि कोल्ड वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट कर पाए. ओके, अब फिर बोला एंड फॉर्मिंग अ कंपाउंड Y दैट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. तो इससे जो प्रोडक्ट बना है Y दैट मस्ट बी basic in nature, because if it is turning the color of litmus from red to blue, that means it is basic. Okay, now when dry chlorine gas is passed over heated X, a white solid Z is formed, a Z forms which is highly soluble in water. Okay, तो एक काम करते हैं, अगर ऑप्शंस को देखें तो हमारा फर्स्ट क्लू जो था कि वो हाईली रिएक्टिव मेटल होना चाहिए, यानी कि वो ग्रुप 1 का हो. तो अब चार ऑप्शंस में अगर देखें तो सोडियम दिखाई दे रहा है, पोटेशियम दिखाई दे रहा है, यानी कि आंसर शुड बी ईदर ए एंड और डी. अब हम ए या डी यानी कि सोडियम या पोटेशियम दोनों में से किसी को भी चूज करें, जब वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो अपना रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जैसे NaOH और KOH. यहाँ तक एवरीथिंग इज कॉमन बिकॉज दोनों ही रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे. नाउ द डिसाइडिंग फैक्टर इज द लास्ट स्टेप given in the question. बोला गया when dry chlorine gas is passed over heated X, a white solid Z is formed. तो यहाँ पे अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो Na अगर था तो Na को बनाना चाहिए था NaCl क्लोरीन से रिएक्ट करके, और पोटेशियम को बनाना चाहिए था KCl. बट ऑप्शन डी में अगर आप देखें तो बोला जा रहा है कि Z बन रहा है K2O, which is not correct. यानी कि हमारा आंसर हम बोल सकते हैं, मेरा फाइनल आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, N2O एंड SO2. ये यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 18 में, दिस इज अ फैक्ट दैट N2O इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड. N2O जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस, राइट. तो N2O which is option number C should be our answer. Next question is question number 19. A student prepares an aqueous solution of sodium carbonate and adds a few drops of phenolphthalein. The solution turns pink. On passing excess carbon dioxide, the pink color disappears. Which statement best explains this observation? Okay, अगर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाते हैं तो यहाँ पे बोला गया है हमारे पास एक सॉल्यूशन है Na2CO3 का, और Na2CO3 का जो सॉल्यूशन होगा ये एक बेसिक सॉल्ट है, और इसमें जब हम फिनोफ्थलीन डालेंगे तो मुझे मिलेगा पिंक कलर. दैट टेल्स अस दैट दिस इज बेसिक. ओके, अब बोला गया कि ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इस Na2CO3 के सॉल्यूशन में जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड, अब सॉल्यूशन है तो साथ में वाटर भी प्रेजेंट है, तो इसमें जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड पास करूंगा इन एक्सेस अमाउंट, व्हाट हैपेंस इज इट कन्वर्ट्स टू 2NaHCO3. अब अगर आप देखें तो ये सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो रहा है. अब सोडियम बाइकार्बोनेट में जैसे वो कन्वर्ट होगा, ये जितना बेसिक था ये उतना बेसिक तो नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक आयनाइजेबल हाइड्रोजन भी है. तो हम ये बोलेंगे कि इसकी वजह से pH ड्रॉप्स, pH डिक्रीजेस. अब बेसिक रीजन में हमको पता है कि pH इज ओवर 7, बट Na2CO3 के
pH अराउंड 10 के आसपास होगा, 10, 11, 12 डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन जो भी। अब बात ये है कि जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करने की वजह से NaCO3 बना रहे हैं वहाँ पे, तो pH विल ड्रॉप। pH ड्रॉप होगा कितना? अब pH इतना सफिशिएंटली ड्रॉप हो जाएगा दैट इफ pH गोज बिलो 8.2 तो क्या होगा? जो फिनोफ्थलीन का पिंक कलर हमें दिखाई दे रहा था, इट विल कन्वर्ट टू कलरलेस, राइट? तो होगा क्या? या पिंक कलर डिसअपियर्स। अब आपसे बोला गया है 4 स्टेटमेंट पढ़ के बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सबसे सही इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो पहला बोला कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट्स Na2CO3 टू NaHCO3, वो तो मैंने आपको दिखाया कैसे हो रहा है, लोअरिंग pH। यस, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर बोला Na2CO3 टर्न्स न्यूट्रल, नो दैट इज नॉट हैपनिंग, कुछ न्यूट्रल में कन्वर्ट नहीं हो रहा। CO2 फॉर्म्स एन एसिडिक सॉल्ट दैट डीकलराइजेस फिनोफ्थलीन। यस, ये जो एक सॉल्ट है इसमें आयनाइजेबल हाइड्रोजन होने की वजह से मैं उसको एसिडिक बुला सकता हूँ, जिसकी वजह से हमारा करेक्ट आंसर होगा फाइनल, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following statements is true for carbon compounds? They have low melting points and have covalent bonds. They are generally ionic. They conduct electricity well, and they are always gases. Okay, कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं और सिंस की आपको पता है कि कार्बन का वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो जनरली वो आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाते, क्योंकि आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा या तो लूज करना पड़ेगा, एंड दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो होता क्या है, जनरली दे फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स, और कोवलेंट कंपाउंड्स जो बनते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट्स जनरली लो ही होता है। तो यहाँ पे इन 4 ऑप्शंस में ऑप्शन ए इज द बेस्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए हमें बोला गया है व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 डिग्री सेल्सियस, तो इथेनॉल CH3 CH2 OH, इसको जब मैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के प्रेजेंस में हीट करूँगा तो जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, और मोर स्पेसिफिकली एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन, बेसिकली विच मीन्स लॉस ऑफ वाटर। अब ये लॉस ऑफ वाटर कैसे होता है, यहाँ से OH जाता है और ये CH3 में से कनेक्टेड एक हाइड्रोजन चला जाता है। अब जो बचा CH2 और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ये जो बना है ये है इथीन। अब इथीन के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है, बोला है द कंपाउंड डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि अगर मैं इसके ऊपर ब्रोमीन वाटर देता हूँ तो ब्रोमीन इसके ऊपर एडिशन रिएक्शन के थ्रू ऐड हो जाता है और ब्रोमीन का जो ओरिजिनल ब्राउन कलर था वो गायब हो जाता है, इसलिए बोलते हैं डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर एंड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, H2 in the presence of Ni to form CH3CH3, that is ईथेन। तो बोला आइडेंटिफाई द इंटरमीडिएट कंपाउंड, तो ये पूरे प्रोसेस में जो इंटरमीडिएट कंपाउंड था वो तो ईथीन है, विच इज ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर? 4 ऑक्साइड दिए गए, कार्बन डाइऑक्साइड, Na2O, CaO। अब Na2O और CaO ये सारे मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, वो भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स के, तो ये सब बेसिक नेचर के हैं। Carbon dioxide being a non-metallic oxide is acidic in nature. ZNO, however, is amphoteric. और इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 23 पे आइए। The pH of 3 solutions P, Q and R is 3, 7 and 11. अब अगर हम एक pH रेंज को देखते हैं हमारे, तो ये हो गया 0, ये हो गया 7, ये हो गया 14। अब आपको पता है कि 7 पे रहता है चीज़ें, 7 पे सॉल्यूशन रहता है न्यूट्रल, इस तरफ रहता है बेसिक, इस तरफ रहता है एसिडिक, राइट। अब यहाँ पे है P, यहाँ पे है Q और यहाँ पे कहीं है R, राइट। अब बोला गया विच शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब जो ज़्यादा एसिडिक होगा उसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो इसलिए हम बोल सकते हैं P में सबसे ज़्यादा है, Q में उसके बाद और R में सबसे कम। तो P, Q, R का ये वाला ऑर्डर हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए में, एंड दैट इज आवर आंसर। अगला क्वेश्चन देखें 24। इन द इलेक्ट्रोलाइसिस of water using acidified water and platinum electrodes, 2 gases are collected separately at the electrodes. The volume ratio of the gases 2:1. Identify which gas is obtained at which electrode. ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, ये होता है हमारा एनोड, ये होता है हमारा कैथोड। अब H+ आयन जो होता है
वो इस नेगेटिव आयन चार्ज को देख के इस तरफ जाता है और यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स गेन करके उसका होता है रिडक्शन, और रिडक्शन से 2H प्लस गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे ऑप्शंस में, तो हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड, वो भी किस वजह से, रिडक्शन वजह से। तो ये हमारा आंसर होगा फाइनल ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, Which of the following pairs will react to produce hydrogen gas? Zinc plus NaCl, copper plus HCl, Fe plus H2SO4, Ag plus HCl। अब हम जानते हैं कि मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, प्रोवाइडेड इन मेटल्स का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा हो। तो पहला ऑप्शन अगर हम देखें जिंक, लेकिन जिंक का रिएक्शन तो यहाँ पे किसी एसिड के साथ हो ही नहीं रहा, ये तो NaCl है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। कॉपर प्लस HCl, सिंस कॉपर इज नॉट as reactive as hydrogen, it is less reactive, तो इसीलिए यहाँ पे वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। However, ऑप्शन सी में अगर हम देखें तो आयरन हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव भी है, और यहाँ पे हमारे पास H2SO4 डाइल्यूट एक एसिड भी है, यानी कि 25 का हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ओके, एंड द लास्ट ऑप्शन भी देख ही लेते हैं, सिल्वर सिल्वर अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा, बिकॉज सिल्वर का रिएक्टिविटी भी हाइड्रोजन से कम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस रेड। नाउ अगर लिटमस के कलर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर पाना है तो हमें जो सामान चाहिए होगा, हमें जो केमिकल कंपाउंड चाहिए होगा, दैट मस्ट बी एसिडिक इन नेचर। तो हमारे पास 4 कंपाउंड्स दिए गए हैं। NaCl इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। Na2CO3, चलिए हम इसको और थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं। NaCl हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो NaOH और HCl से बना है। Na2CO3 हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो NaOH और H2CO3 से बना है। NH4Cl हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो NH4OH और HCl से बना है, और NaOH तो खुद एक बेस ही है। हमें जो सामान चाहिए वो एसिडिक होना चाहिए। अब अगर हम देखें यहाँ, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन है, और थर्ड ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे एक वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन है। तो जिसकी वजह से जो अमोनियम क्लोराइड बनेगा वो होगा मेरा एसिडिक नेचर का, एंड दिस एसिडिक नेचर विल बी एबल टू कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। ओके, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 27। विच एलिमेंट फॉर्म्स अ बेसिक ऑक्साइड एंड बिलोंग्स टू ग्रुप 1। ओके, वी नो कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, ये तीनों मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है। अब इन 3 मेटल्स में से कौन सा है जो ग्रुप 1 में बिलोंग करता है? तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं, मेटल्स जो हैं वो हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। तो इन 5 एलिमेंट्स में से एक ही आ रहा है यहाँ पे, वो है सोडियम। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया हुआ है इथेनोइक एसिड। कॉलम 2 के चीज़ों को हम पढ़ लेते हैं एक बार। बोला है डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, used in preservation of food, reacts with acid to release carbon dioxide, and there's some data here as well. बोला है has vinegar like smell। अब हमको पता है कि vinegar is made up of ethanoic acid, तो yes, हमारा जो A होगा that should be matching with 4। Okay, then comes ethene। ईथीन को अगर हम देखें तो ईथीन में हमने थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने देखा था कि CH2 ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है और एक कंपाउंड बना लेता है ऐसा जो कि कलरलेस है। तो ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर था वो डीकलराइज हो जाता है या कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम बोलेंगे ईथीन डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, यानी कि बी का आंसर होगा 1। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट में अगर देखें, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट, यस, इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट। तो अगर वो HCl के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे NaCl साथ में वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। यस, तो सोडियम कार्बोनेट शुड रिएक्ट विद एसिड्स टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो C का हो जाएगा आपका 3। और नेक्स्ट अगर हम देखें, बोला बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा is used in preservation of food because baking soda basically creates a basic environment which inhibits microbial growth. Okay,
तो जिसकी वजह से उसको प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो डी का हो जाएगा हमारा 2। तो A4B1C3D2 एंड दैट शुड बी आर, दैट इज मैचिंग विथ आर ऑप्शन नंबर ए इफ यू चेक। तो हमारा फाइनल आंसर है इसका ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 पे आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 29 पे देखिए, अ कंपाउंड X ऑन रिएक्टिंग विद Na2CO3 प्रोड्यूसेस ब्रिस्क एफर्वेसेंस। दैट मीन्स ये ब्रिस्क एफर्वेसेंस आपको बता रहा है कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ होगा। और उसके बाद देखा तो X रिएक्ट्स विद ethanol in presence of concentrated H2SO4 to give a sweet smelling liquid. Okay, यानी कि हमारा X इथेनॉल के साथ रिएक्ट करके in the presence of H plus एक स्वीट स्मेलिंग लिक्विड दे रहा है। अब ये स्वीट स्मेलिंग लिक्विड इज एन इंडिकेशन कि मेरा जो प्रोडक्ट बना है वो एक एस्टर हो, राइट? बिकॉज दैट इज वन ऑफ द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्टर। यानी कि रिएक्शन जो होगा उसमें एस्टर अगर बन रहा है तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बुलाना चाहिए इसे। और हम जानते हैं कि एक अल्कोहल रिएक्ट्स विद अ कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म एस्टर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस जो हैं उनमें से कौन सा है जो बोल रहा है कि X एक कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए? बस ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमारा 29 का भी आंसर ए है। ओके ओके, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, क्वेश्चन नंबर 30। Well, again, in the modern periodic table, elements in the same group have same number of valence electrons, same number of electron shells, consecutive atomic numbers differing by 8 और same atomic size. तो इन चारों में अगर हम देखें तो ये जो ग्रुप्स बनाए गए हैं वो है by matching the physical and chemical properties. तो जब ये properties मैच होते हैं वो तब होता है जब उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम हो, यानी कि हमारा फाइनल आंसर करेक्ट इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, एंड दैट कंक्लूड्स द पेपर। आई होप you guys had fun solving this and looking forward to see you in the class. Thank you.